गुड इवनिंग सभी को। शुभ संध्या सभी को। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो कल हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हमारे कितने वर्ण हैं, जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। जैसे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 वर्ण बताए गए हैं, 21 या 22 स्वर बताए गए हैं और 42 व्यंजन वर्ण बताए गए हैं। उन सब का विभाजन हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम उन्हीं वर्णों के उत्पत्ति स्थल या उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं जैसे वर्ण की उत्पत्ति स्थल को। कोई वर्ण है, जैसे वर्णों के उत्पत्ति स्थल को क्या कहते हैं? वर्णों के उत्पत्ति स्थल को उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जिस भाग से या जिस स्थल से वर्णों की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति स्थल को उच्चारण स्थान कहते हैं। मूल रूप से उच्चारण स्थान 7 बताए गए हैं। मूल उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। मूल उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 बताए गए हैं। पाणिनि ने उरे को भी उच्चारण स्थानों में स्थान दिया, इसलिए 8 हो गए। लेकिन संस्कृत में हमारे जो सारे वर्ण हैं, उन वर्णों के विभाजन के लिए हमें 11 उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। 11 उच्चारण स्थान देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसे किस वर्ण का उत्पत्ति स्थल है, वो कौन सा है, उस वर्ण का उत्पत्ति स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंठ्य वर्ण के उच्चारण स्थान है। कंठ्य वर्ण कौन कौन से है, तालव्य वर्ण कौन कौन से है, दंतव्य वर्ण कौन कौन से है। ऐसे ही हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला और अहम सूत्र होगा, अंकु है विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय नाम कंठ है। अंकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, जिनको हमें कंठ्य वर्ण कहेंगे? इसमें ए आएगा, रिस्व ए, आ और फलूत ए। इन तीनों का उच्चारण स्थान ए कंठ होगा। और फिर कु में पूरा क वर्ग आ जाएगा, जैसे क, ख, ग, घ और ग। फिर है का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। फिर विसर्जनीय नाम, इनका मतलब है विसर्ग। विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। विसर्ग ए, आ, प्लुत ए, क, ख, ग, घ, है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। इन सबको कंठ्य वर्ण कहा गया है। इनका सूत्र है, अकु है विसर्जनीय नाम में कंठ है। इसमें आने वाले सारे वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। जैसे ये सारे वर्ण है वो कंठ से बोले जाते हैं। इनको बोलकर देख लेना, ए, क, ख, ग, घ और है और विसर्ग। फिर हमारा दूसरा उच्चारण स्थान आता है इच्चू ये सा नाम। इच्चू ये सा नाम तालु। इसमें आने वाले सारे वर्ण है वो तालव्य होंगे। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह्रस्व ई, दीर्घ ई और फलूत ई, ये तो स्वर हो गए। फिर चू का मतलब है पूरा च वर्ग, यानी च, छ, ज, ज और ञ।
ये के साथ साथ ये का भी उच्चारण स्थान है तालु है। फिर ये तालव्य स, फिर इस स का भी उच्चारण स्थान है तालु होगा। इच्चु ये शानाम तालु। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, दीर्घ ई, प्लुत ई, च, छ, ज, झ, ये और स, इन सब का उच्चारण स्थान है तालु माना गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कंठ वर्ण है, अक्कु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें ए, आ, प्लुत ई, क, ख, ग, है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। और इचु यशा नाम तालु, ऋस्व ई, दीर्घ ई और प्लुत ई, च, छ, ज, झ, ये और स, इन सब का उच्चारण स्थान है तालु को माना गया है। फिर आगे हम देखते हैं ऋटु रसाणाम में मूर्धा। ऋटु रसाणाम मूर्धा में री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। देखो हमारा तीसरा उच्चारण स्थान है ऋटुर शाणाम, ऋटुर शाणाम मूर्धा। इसमें आएगा री, ऋस्व री, दीर्घ री और प्लुत री। फिर टू का मतलब है पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न। फिर र और स, ये मूर्धन्य स, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ट, ठ, ड, ढ, न, र और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा। री, दीर्घ री और प्लुत री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। फिर 4 नंबर पर आता है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में है दृत्युल शानाम, दृत्युल शानाम, दृत्युल शानाम में दंता। इसमें आता है द्रि, द्रि का दीर्घ नहीं होता तो इसमें द्रि, प्लुत द्रि। और तु का मतलब है पूरा तय वर्ग, त, थ, द, ध और न और ल। फिर ये दंते स, इन सब का उच्चारण स्थान दंत को माना गया है। इनको बोल के देख लेना। हमारे जो जीवा है वो दांतों को टच करती हैं, जैसे री, त, थ, द, ध, न, इन सब को बोल के देख लेना आप, ये दंत्य वर्ण कहलाएंगे। फिर 5 नंबर पे आता है उपूप धमानिया नाम, उपूप धमानिया नाम ओष्टम। उपूप धमानिया नाम ओष्टम, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ट होगा। जैसे उ, ऋस्व ई, दीर्घ, ऋस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ। फिर पू का मतलब है पूरा पै वर्ग, प, फ, ब, भ और मैं। फिर आता है उपधमानीय वर्ण। मैंने कल भी बताया था जब प और फ से पहले आधा विसर्ग लगता हो तो उन्हें हम उपधमानी बोलते हैं। उन उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही है। जैसे प से पहले अर्ध विसर्ग और फ से पहले अर्ध विसर्ग, इन दोनों वर्णों को उपधमानीय वर्ण बोलते हैं और इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही है। ओष्ठ के उच्चारण, ओष्ठ जो उच्चारण स्थान है इनके वर्ण है उ,
दीर्घ उ, प्लुत उ, प, फ, ब, भ, मैं और उपधमानीय वर्ण। फिर छठे नंबर पर आता है यम गणना नाम नासिका च। यम गण ना नाम नासिका च। नासिका च। यम गणना नाम नासिका च। इस च का मतलब है कि ये मैं गण न इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही है, इसके साथ साथ कुछ और भी है, इनका उच्चारण स्थान और भी है। ये और उच्चारणों के साथ भी बोले जाते हैं। जैसे कि ये उच्चारण स्थान कौन कौन से आते हैं? ये मैं ग न और न, इनका उच्चारण स्थान है नासिका के साथ साथ इनके खुद के वर्ग के उच्चारण स्थान भी हैं। जैसे हमें न्य का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही है, और इनका उच्चारण स्थान इनके वर्ग के साथ इचु यशानाम तालु, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु भी है। जैसे मैं का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही है, और नासिका के साथ साथ ओष्ठव भी है, ओष्ठ भी इनका उच्चारण स्थान है। ग का उच्चारण स्थान नासिका तो है ही है, और इसके साथ कंठ भी है। जैसे ण का उच्चारण स्थान नासिका तो है, और नासिका के साथ साथ ऋटुरषाणाम मूर्धा, यानी मूर्धा भी है। इस प्रकार इन पांचों वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान है, और इस च का मतलब भी यही है कि नासिका के साथ साथ इनके उच्चारण स्थान और भी है। दोबारा देख लो कि ऋटुरषाणाम मूर्धा, यानी ये मूर्धन्य वर्ण है। री, दीर्घ री, प्लुत री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर हमारा सूत्र है लृत्युल शानान दंता। लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का जो प्लुत है, और तु का मतलब पूरा तय वर्ग त, थ, द, ध, न, और ये ल और ये दंत स, इन सब का उच्चारण स्थान दंत माना गया है। फिर आता है उपधमानियों नाम ओष्ठव। ऋस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ। फिर पु का मतलब है पूरा पय वर्ग, प, फ, ब, भ और मैं, और उपधमानीय का मतलब है प और फ से पहले जब आधा विसर्ग हो तो उन वर्णों को उपधमानीय वर्ण बोला जाता है, और इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही है। फिर आता है यम गणना नाम नासिका च, यानी ये मैं गण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ इनके वर्गीय व्यंजनों के साथ भी उच्चारण स्थान है। फिर हमारा सातवां सूत्र है एदयितो कंठ तालु। कंठ तालु, इन दो स्वरों का उच्चारण स्थान है वो, यानी दो भाग है, कंठ और तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों। फिर आठवां सूत्र यानी ओदवतो कंठोष्टम। ओदवतो कंठोष्टम, यानी ओ और अव का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है। ओ और अव का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। फिर 9 नंबर पर आता है वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम, दंतोष्टम, यानी इस व का उच्चारण यानी वकार का उच्चारण क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों। वकार का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ है। फिर 10 नंबर पर आता है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। जिह्वा
मूलम। जीवा मूल्य हमारे दो वर्ण हैं, कल हमने पढ़े थे। जैसे क और ख से पहले जब आधा विसर्ग हो तो उन दो वर्णों को जीवा मूल्य वर्ण बोला जाता है, और इन जीवा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जीवा मूल बताया गया है। फिर एक और बचता है नासिका अनुस्वार से। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, यानी जो अनुस्वार है जिसको हम जो स्वर आश्रित है ऐसे लिखते हैं अनुस्वार, इनका उच्चारण स्थान नासिका माना गया है। नासिका अनुस्वार से ये 11 उच्चारण स्थान हमारे पूरे होते हैं। जैसे एदय तो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। ओदव तो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। वकार से दंतोष्टम, व का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ दोनों है। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य जो दो वर्ण है क और ख के पहले जो आधा विसर्ग लग रहा है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल को माना गया है, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान है वो नासिका को माना गया है। ये 11 उच्चारण स्थान पूरे होते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए क वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ बताया गया है। फिर इचु येषा नाम तालु, इचु येषा नाम तालु यानी ई च वर्ग और जो तालव्य स है उनका उच्चारण स्थान तालु को माना गया है। फिर ऋतु शाणाम मुर्दा, री ट वर्ग और र और स इनका उच्चारण स्थान मुर्दा को बताया गया है। तृतीय शानाम दंताल, री त वर्ग ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत को माना गया है। फिर आता है उप दमानिया नाम ओष्टव, यानी उ हमारा स्वर उ और प वर्ग और उपधमानीय वर्ण है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ बताया गया है। फिर आता है एदय तो कंठ तालु, ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है। फिर आता है ओदव तो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान है वो ओदव तो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ को बताया गया है। वकार से दंतोष्टम, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ बताया गया है। फिर बचता है जीवा मूल्य से जीवा मूलम, यानी जो जीवा मूल्य से वर्ण है क और ख जो अर्ध विसर्ग वाले उनका उच्चारण स्थान है वो जीवा मूल को माना गया है। फिर आता है जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है वो नासिका को बताया गया, अनुस्वार से नासिका। फिर ये हमारे उच्चारण स्थान पूरे होते हैं, लेकिन इनमें भी अलग से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 10 वर्ण है, 10 वर्णों के उच्चारण स्थान है वो दो दो उच्चारण स्थान है, दो दो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है कौन से ऐसे वर्ण है 10 जिनके उच्चारण स्थान है दो दो स्थान से है, और जो सारे वर्ण है वो सारे वर्णों के उच्चारण स्थान एक ही है। लेकिन ऐसे 10 वर्ण है हमारे पास, जैसे ञ, मैं, घ, ण और न, इनके उच्चारण स्थान दो दो है। फिर आता है ए, ऐ, ओ, औ और एक बचता है हमारा व। इन सब के उच्चारण स्थान दो दो है। जैसे ये का उच्चारण स्थान क्या है, ये का उच्चारण स्थान है तालु, तालु के साथ साथ नासिका भी है। जैसे हमारी मैं का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ और ओष्ठ के साथ साथ नासिका भी है। घ का उच्चारण स्थान है कंठ और कंठ के साथ साथ नासिका भी है। न का उच्चारण स्थान है मूर्धा और मूर्धा के साथ साथ नासिका भी है। और न का उच्चारण स्थान है दंत और दंत के साथ साथ नासिका भी है। फिर इन ए और ऐ का उच्चारण स्थान है यदि तो कंठ तालु, कंठ प्लस तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। और इस व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ।
ऐसे 10 वर्ण है जिनके उच्चारण स्थान है दो दो है, बाकी सब वर्णों के उच्चारण स्थान है एक एक ही है। फिर हम देखते हैं कि इन सब वर्णों के दो दो उच्चारण है, लेकिन एक विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कभी कभी बदल जाता है। जैसे विसर्ग का उच्चारण स्थान सामान्य रूप से तो कंठ ही होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान सामान्य रूप से हमें पूछा जाए तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। जैसे अ है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। लेकिन स्वर आश्रित होने पर, अगर विसर्ग स्वर आश्रित हो यानी स्वर पर आश्रित हो, स्वर आश्रित होने पर हमें उसी स्वर के अनुसार विसर्ग का उच्चारण स्थान करना पड़ेगा। जैसे हरि है, अब विसर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ ही होता है, लेकिन अब हमें पूछ रहा है कि ये विसर्ग है वो किस पर आधारित है, यानी ई पर आधारित है। तो ई का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी तालु ही होगा। जैसे हमें पूछ लिया गुरु, तो ये हमें ये देखना होगा कि ये विसर्ग किस पर आधारित है, यानी ऊ पर आधारित है। ऊ के विसर्ग लगा है तो ऊ का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और ओष्ठ ही इस विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। सामान्य रूप से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, लेकिन जब हमें किन्हीं शब्दों पर आधारित यानी विसर्ग जो स्वर आश्रित हो तो उसी के अनुसार हमें विसर्ग का उच्चारण स्थान करना पड़ता है। तो ये हमारे सारे उच्चारण स्थान समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और इन उच्चारण स्थानों से लगभग 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं रीट में, और ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है कि आप इसे सही नहीं कर सकते। इन सबको एक बार पढ़ लेने के बाद आप सही कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा टॉपिक रहेगा प्रयत्न का। ये भी उच्चारण स्थानों के साथ साथ वर्णों के प्रयत्न से संबंधित है। जब हम वर्णों को बोलते समय प्रयत्न करते हैं उन्हें बोलने का, तो उसे प्रयत्न कहते हैं। और ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में हम जो मुख के अंदर ही प्रयास करते हैं, जिसका अनुभव केवल वक्ता को होता है, उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न उसे कहते हैं जिसका प्रयास करते हैं हम तो बाहर वाले दूसरे व्यक्ति को भी पता चलता है कि ये प्रयास कर रहा है। उन प्रयत्न के बारे में, प्रयत्न के जो कितने भेद है, उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।